फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्रॉस कल्चरल रिसर्च के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड लैटिट्यूडनल रिसर्च के बारे में। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने फर्स्ट यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी की भी ऑल वीडियोस को मैंने अपलोड किया हुआ है टॉपिक वाइज। वहाँ भी आपको सारी वीडियोस, सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको ईजिली मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के बारे में, लंबवत अध्ययन। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही एक पार्ट है, इसी का एक मेथड है। और इसमें क्या होता है कि जब एक ही सैंपल पर बार बार रिसर्च किया जाता है तो इसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जाता है। इसमें समय बहुत अधिक लगता है और परिश्रम भी, मेहनत भी बहुत अधिक करनी पड़ती है। और इस तरह की रिसर्च में बाह्य चर का कम प्रभाव पड़ता है और इसमें मैनुअल भी एक बार ही बनाया जाता है। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक लाइन में समझने वाली बात है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, लंबवत अध्ययन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि एक ही सैंपल पर बार बार स्टडी करी जाती है। एक ही सैंपल पर बार बार कैसे स्टडी करी जाएगी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी जब मैं फर्स्ट यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और वहाँ पर मैंने कहा था कि वो जीन पियाजे की जो स्टडी मेथड था वो लॉन्गिट्यूडनल था। मीन्स वहाँ पर उन्होंने, जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर स्टडी करी थी। उन्होंने जो अपना डेवलपमेंटल वो उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, वहाँ पे उन्होंने अपने ही बच्चों पर स्टडी करी थी। मीन्स उनके बच्चे जब छोटे थे तो उनका किस तरह का बिहेवियर था, थोड़े बड़े हुए तो फिर उनका किस तरह का बिहेवियर था। इस तरह से हमने जीन पियाजे की थ्योरी को देखा था कि उन्होंने प्रॉपर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मीन्स वहाँ पर उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर स्टडी करी थी और उन्हीं पर स्टडी करके उन्होंने अपनी इस रिसर्च को कंप्लीट किया था। मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक ही सैंपल पर यहाँ पे रिसर्च किया जाएगा तो पहले तो बच्चा छोटा होगा, फिर वो धीरे धीरे अपने एज के अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाएगा। मीन्स 15 साल 16 साल तक बच्चे का डेवलपमेंट जब हो जाएगा फिजिकली भी और मेंटली भी, तो वहाँ पे उतना लंबा यहाँ पे टाइम, इतना लंबा टाइम जाएगा, इतना लंबा टाइम वेट करना होगा, 16 साल 17 साल 20 साल तक का वेट करना होगा। तो इसलिए इसको लंबवत स्टडी, लंबवत अध्ययन कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा कि जीन पियाजे की जो थ्योरी थी, उन्होंने अपने ही बच्चों पर स्टडी करके अपनी ये थ्योरी दी थी। उनकी ये थ्योरी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पर बेस्ड थी। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बाह्य चर का कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सैंपल है, उसको हम उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें होने वाले चेंजेस को देख रहे हैं कि कब किस एज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव वहाँ पे हो रहे हैं, तो उसकी स्टडी यहाँ पे कर रहे होते हैं। और एक ही इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि इन्होंने अपने ही बच्चों पर स्टडी की, तो वहाँ पे तीनों बच्चों का एक ही इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पे कोई जो एक्सट्रानिवस वेरिएबल है वो यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल्ड होता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसमें बाह्य चर का कम प्रभाव पड़ता है। साथ ही इसमें मैनुअल भी एक बार बना लिया गया, जैसे किस एज ग्रुप में क्या क्या चेंजेस होंगे, किस एज में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस चीज़ की स्टडी करनी है। तो इस तरह से मैनुअल भी एक बार ही यहाँ पे बना लिया जाता है। लेकिन यही है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च काफ़ी रिलायबल होता है, काफ़ी विश्वसनीय होता है, इसकी वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इस तरह के स्टडी मेथड्स को यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग रिसर्च मेथड होता है, इसलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको अवॉइड किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना होता है, क्योंकि इसमें पेशेंस लेवल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर 16 साल 20 साल तक आप एक ही स्टडी को करते रहें तो वाकई आपके पास में एक बहुत अच्छा पेशेंस लेवल यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे इसको हम इसकी मेरिट भी कह सकते हैं और डिमेरिट भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये रिसर्च काफ़ी वैध होता है, काफ़ी रिलायबल होता है। आगे हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल रिसर्च के बारे में।
लैटिट्यूडनल रिसर्च, इसको अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। साथ ही इसको क्षैतिज रिसर्च भी कहते हैं। और ये जस्ट लॉन्गिट्यूडनल का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कम समय के अंदर अनुसंधान को करना चाहें तो हम विभिन्न समूहों से सैंपल लेकर कम समय और परिश्रम में ये स्टडी पूरी कर सकते हैं और इसमें बाह्य शरीर का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हमारे पास टाइम कम हो, हमारे पास उतना ज़्यादा 20 साल 25 साल का पेशेंस लेवल नहीं हो, तो और कम टाइम में हमें अगर अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, जैसे जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों की स्टडी की, उनके डेवलपमेंट को उन्होंने सूक्ष्मता से देखा और स्टडी किया। उसी तरह से यहाँ अगर हम लैटिट्यूडनल रिसर्च अगर हम करते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे और फिर उनके बिहेवियर को देखेंगे, उनके व्यवहारों को देखेंगे, वो किस तरह से उनका लर्निंग प्रोसेस चलता है, किस तरह से उनका थिंकिंग प्रोसेस चलता है, किस तरह से उनका लैंग्वेज डेवलप होता है। सो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों पर इस तरह की स्टडी करके हम कम टाइम में ही 1 साल के अंदर ही या 2 साल में ही अपने इस रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। सो लैटिट्यूडनल रिसर्च में ये टाइम तो हमारा बहुत कम लगता है, हम बहुत ईजिली इस रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूमरस वेरिएबल का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये एक्स्ट्रा न्यूमरस वेरिएबल का इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा, तो वो ऐसे पड़ता है कि जब हम अलग अलग बच्चों को लेते हैं, अलग अलग सैम्पल्स को लेते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चों का बैकग्राउंड होता है, जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही हो, वो अलग अलग भी हो सकता है। और साथ ही साथ में हम जानते हैं कि जो इंटेलिजेंस होता है वो डीएनए के थ्रू होता है, आपके माता पिता से आपको मिलता है। तो यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल भी अलग अलग होता है। और जैसा कि हमने देखा है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। सीखते तो सभी हैं बट थोड़ा सा वो टाइम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा न्यूमरस वेरिएबल का इस तरह की स्टडी पर प्रभाव पड़ जाता है जिसको कि रिसर्चर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं होती हर वेरिएबल को कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे इसका ये डिमेरिट यही होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूमरस वेरिएबल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कम टाइम में ये स्टडी बहुत ही अच्छे से हो सकती है। तो ये यहाँ पर हुई हमारी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल रिसर्च की बात। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा और आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।